नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 20 अप्रैल 2024 एंड असम ट्रिब्यून के न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं असम ट्रिब्यून का। यहां पर बात की जा रही है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में और बोला जा रहा है, देखो इस न्यूज़ का जो जिस्ट है ना वो ये है दैट दुनिया में अभी इंडिया की अगर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देख लीजिएगा वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है अनडाउटेडली, और हम लोग को आगे बढ़ना है। इनफैक्ट हमारा सपना ये है दैट जैसे इंडिया से दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ में जाता है ना इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, जैसे यूएसए यूके में बहुत ज़्यादा, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वैसे ही फ्यूचर में बाहर से बच्चे जो है हमारे देश में पढ़ने आए, राइट। तो इसीलिए मोर ओवर आपको पता होना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आया था। तो ये सब कुछ देखते हुए कहीं ना कहीं उनका भी तो एम है ना दैट हमारे जो इंस्टीट्यूशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो आगे बढ़े। और अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा दैट प्राइमरी एजुकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, बट हायर जो एजुकेशन है उनमें प्रॉब्लम है और उन लूप होल्स को हम लोग फिलअप कर सके। इसीलिए हायर एजुकेशन बोला गया है, काफ़ी ज़्यादा वाइटल है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन के लिए, नॉलेज इन्हांसमेंट में के लिए, और कोई भी देश में रिसर्च इन्वायरमेंट को और भी ज़्यादा प्रोमोट करने के लिए। इसीलिए इस आर्टिकल में दिया गया है दैट प्रेजेंट डे हमारे देश का हायर एजुकेशन सिचुएशन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो उसमें अगर चैलेंजेस देख लीजिएगा तो सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो है दैट हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं क्वालिटी बेंचमार्क्स इंस्टीट्यूशंस के विद इन। जैसे सोच लो कोई भी इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग ब्रांचेस होती है, राइट। अब हर ब्रांचेस में आप सोचो एक दो ब्रांच में अगर क्वालिटी मेंटेन्ड है, बट हर ब्रांच में हमको करना पड़ेगा ना भाई। तो ग्लोबली अगर कॉम्पिटिटिवनेस, जितने कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस देख लीजिएगा वो लोग किस में आ गए हैं, टीचिंग में आ गए, रिसर्च के प्रोडक्टिविटी में आ गए। सिर्फ रिसर्च होने से नहीं होगा, हमारे देश में भी रिसर्च होता है, बट रिसर्च में प्रोडक्टिव रिसर्च होना पड़ेगा, इनोवेटिव रिसर्च होना पड़ेगा, जिससे स्किल्ड वर्कफोर्स हमारे रीजन से निकले, राइट। और देयर इज़ अ नीड फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल बेंचमार्क्स। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो हायर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा फॉलो किए जाता है, वैसे ही हमारे देश में भी नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल बेंचमार्क्स को फिक्स करने की ज़रूरत है। तो सवाल होता है व्हाट आर द नीड ऑफ रिफॉर्म्स। देखो अनडाउटेडली जैसे कि मैंने पहले ही बोला, इंस्टीट्यूशंस के नंबर्स ग्रो हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के इनरोलमेंट बढ़ रहे हैं, पब्लिक का एक्सपेंडिचर हो रहा है ना। हमारे पापा मम्मी, आपके पापा मम्मी आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं ना। तो जब इतना खर्चा होगा तब वही इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल भी तो होना पड़ेगा। अरे भाई अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, राइट, तो उस प्रोडक्ट को मतलब दैट कंपनी शुड बी अकाउंटेबल ना। जैसे अगर सोचो आप कैडबरी कंपनी का कोई चॉकलेट खरीद लो, या फिर कोई आप रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर कर रहे हो, तो दैट रेस्टोरेंट पर्सन शुड बी अकाउंटेबल फॉर दिस, राइट। सो वही बोला गया, एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन इंश्योरिंग एजुकेशनल क्वालिटी अलॉन्ग विद ग्रोथ ऑफ मीनिंगफुल आउटकम्स। और कहीं ना कहीं अभी के समय में अगर देख लीजिएगा ये कब पॉसिबल है, कब क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर हो सकता है, जब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है अपने आप को एक्रेडिटाइट करेगी और जो भी गवर्नमेंट के असेसमेंट प्रोसेसेस है उनमें अपने आप को कोऑर्डिनेट करेगी। इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल में बोला गया है दैट कहीं ना कहीं हमको एलिवेट करना पड़ेगा एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस को, मतलब जिससे जितने भी सारे इंस्टीट्यूशंस है वो जो अगर अपने आप को एक्रेडिटाइट करे तो दैट विल बी बेटर, राइट। सो इसलिए इंकरेज करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशंस को जिससे नेशनल और ग्लोबल लेवल में वो एक्सेल कर सके। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एक्रेडिटेशन प्रोसेसेस को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस अपने आप को इस प्रोसेस से इंक्लूड हो सके। और मेजर लेना पड़ेगा अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूइंग्स। अगर सोचो कोई इंस्टीट्यूशंस फ्रॉड कर रहा है या फिर फॉल्सिफाइड डेटा को प्रेजेंट कर रहा है जिससे जो चीज़ है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बट उस चीज़ को वो पोर्ट्रे कर रहा है, या फिर कोई चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं हमें उस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पेनल्टीज लगानी पड़ेगी। हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक लेवल प्लेइंग कैटेगरीज जिससे फेयरली असेस किया जा सके और अवॉइड किया जा सके कॉम्पिटिशन्स बिटवीन ओल्ड एंड न्यू इंस्टीट्यूशंस। प्रॉब्लम पता है क्या है, जैसे बहुत ओल्ड इंस्टीट्यूशंस सोचो, जैसे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सोचो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, राइट, तो ऑफकोर्स उसका दबदबा ज़्यादा होगा, दे नो हाउ टू रन द इंस्टीट्यूशंस। बट वहीं पर एक नया इंस्टीट्यूशंस अगर खुले तो उसको एक लेवल
प्लेइंग फील्ड कब महसूस होगा? जब रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है एक नया इंस्टीट्यूशन के लिए और एक ओल्ड इंस्टीट्यूशन के लिए भी सेम हो, राइट? और वही चीज़ इस आर्टिकल में भी बोला गया है, एक लेवल प्लेइंग कैटेगरी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे असेसमेंट फेयर हो सके। अलाइन करना पड़ेगा विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन क्या है? विजन ही है दैट मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मिल सके, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम हो सके जिससे एथिकल वैल्यू प्रमोट हो सके और ओवरऑल कोई भी कैंपस जो है सस्टेनेबली डेवलप कर सके। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक्रेडिटेशन प्रोसेस जो है, अप्रोच जो है, उसको कंफर्म करना पड़ेगा हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्वालिटी मैंडेट के थ्रू। तो प्रेजेंटली करंट स्टेटस अगर देख लीजिएगा, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के एक्रेडिटेशंस जो है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अगर बताइएगा, जी हाँ, एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर हो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, तो अनडाउटेडली दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर इंडियाज एस्पिरेशन टू बिकम ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। नेक्स्ट इकोनॉमिक टाइम्स का ये न्यूज़ आर्टिकल है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एफडीआई इन स्पेस सेक्टर के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन इन स्पेस सेक्टर अंडर द फीमा रूल्स, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल, जिससे अलाउ किया जाएगा इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स को, जिससे वो एक्सेस कर सके ग्लोबल कैपिटल्स को। 74% एफडीआई जो है ना हमारे सैटेलाइट, मतलब जो चीज़ें ये की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो नोटिफाई किया गया है, उसमें बोला गया है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में 74% एफडीआई, लॉन्च व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में 49% एफडीआई, और जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग या फिर लॉन्च व्हीकल्स के जो कंपोनेंट बनाते हैं ना, उनमें तो 100% एफडीआई अलाउ है, राइट? और ध्यान रखिएगा, अगर इन्वेस्टमेंट 49% से ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूर चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये एक सस्टेनेबल और लास्टिंग इन्वेस्टमेंट होता है। देखो, दो इन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है एफडीआई जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और एक होता है एफपीआई जिसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है पता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बट वहीं पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, दैट कोई एक बड़ा सा एक जैसे आप सुनेगा टेस्ला अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहा है, वो क्या है, वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट? समझ लो, तो कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ऐसा चीज़ जिससे लोगों को जॉब मिल सके, फटाक से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू एफपीआई, क्योंकि एफपीआई आज कल को फॉरेन वालों ने पैसे निकाल लिया, बस इंडिया से पैसा चला गया। बट एफडीआई में क्या होता है, दैट एफडीआई में पैसा इतना आसानी से नहीं निकाला जाता है ना, थोड़ा प्रोसेस होता है, 1-2 महीना का टाइम लगता है, आराम से निकलता है, राइट? सो एफडीआई इन्वेस्टर्स जो है दे टिपिकली टेक कंट्रोलिंग पोजिशन इन डोमेस्टिक फर्म्स एंड जॉइंट वेंचर्स एंड दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर मैनेजमेंट एक्टिविटीज एज वेल, राइट? मतलब इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ दैट अगर सोचो बाहर का कोई बिजनेसमैन इंडिया के कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो ये भी इनका मालिक हो जाएगा। अगर सोचो इसके पास 76% का स्टेक है, तो टेक्निकली तो ये मालिक है ना, ये जो बोलेगा वही इस कंपनी को करना पड़ेगा, राइट? उसीलिए तो बोला गया दैट जो भी मतलब इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, राइट, उसमें ये लोग इंक्लूड होते हैं, राइट? नेक्स्ट, शुगर इन बेबी फूड। देखो, एक्चुअली अभी न्यूज़ में क्या था ना, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है, नेस्ले कंपनी आपने सुना ही होगा शायद, राइट? ये क्या कर रहा है, दोगलापंती कर रही है। दोगलापंती क्या है, यूरोप में जो ये अपने बच्चों का जो फूड प्रोडक्ट बेचती है ना, उसमें तो एडेड शुगर नहीं होता, बट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जो ये फूड प्रोडक्ट बेचती है उसमें लेकिन एडेड शुगर होता है। तो एडेड शुगर जो होता है बेबी फूड में, ये कहीं ना कहीं हेल्थ रिस्क को पोजेस करता है, जिसमें ओबेसिटी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे डायबिटीज़ भी होती है, राइट? और एक्सेसिव अगर आप शुगर इनटेक कर रहे हो देन इट कैन लीड टू अनहेल्दी डिजीज़, जिससे आपका रिस्क बढ़ सकता है ऑफ वेरियस अदर डिजीज़ लेटर, राइट? इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो खुद बोला है दैट दो एज से जो, मतलब जब तक बच्चा 2 साल का उम्र नहीं हो जाता तब तक तो हमें एडेड शुगर बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, राइट? बट यस, नेस्ले जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स में ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, द हिंदू का आर्टिकल है जीपीएस स्पूफिंग के बारे में। एक्चुअली अभी तो आपको पता चल रहा है दैट इजराइल और ईरान के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना। अब ईरान ने हमला किया था इजराइल में, और कहा जा रहा था दैट इजराइल ने जो है जीपीएस जामिंग का यूज़ किया जिससे कंफ्यूज किया जा सके ईरान के मिसाइल के टारगेट्स को। ये एक वैसा टेक्निक है जो क्या 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था ना, तब यूएसए ने इंडिया के खिलाफ यूज़ किया था, ऐसा एलिगेशंस इंडिया लगाता है, राइट? नाउ
यूएस ने इनिशियली एम्प्लॉय किया था सेलेक्टिव एबिलिटी ऑफ डिग्रेड जीपीएस एक्यूरेसी। अब इससे क्या होगा दैट हमारी मिसाइल्स अगर सोचो पाकिस्तान में जा रही है तो किसका सहारा लेगा, ये तो क्रूज मिसाइल्स है, और ये अगर पर्टिकुलर अगर रीजन में हिट करेगी मतलब क्या, उसको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा, राइट, दैट हाँ आप इसी पॉइंट में जाके हिट करो, राइट। सो अब यूएसए जो है क्लियरली बोला गया इनिशियली एम्प्लॉय किया था इस चीज़ को कारगिल वॉर में, उसके बाद ही इंडिया के गवर्नमेंट के लोगों का दिमाग का बत्ती जला और फाइनली उन्होंने अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक लाया, राइट। सो ये जो है जीपीएस स्पूफिंग को जीपीएस सिमुलेशन भी कहते हैं, जिससे जीपीएस रिसीवर को मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब ये काइंड ऑफ एक साइबर अटैक है जो क्या इनडायरेक्टली अंडरमाइन भी करता है जीपीएस के रिलायबिलिटी को। क्यों? क्योंकि जीपीएस रिसीवर जो होता है ना उसको बिलीव करवा देगा दैट वो कोई दूसरे जगह में लोकेटेड है। जैसे सोचो मेरे पास, मैं अभी लोकेटेड कहाँ हूँ, मैं अभी गुवाहाटी में हूँ, राइट, और मेरा अगर फ़ोन का जीपीएस मुझे दिखाया दैट मैं अभी हूँ तिनसुकिया में, तो ये क्या सही है? समझ लो। सो दिस इज व्हाट द जीपीएस स्पूफिंग इज। नेक्स्ट एक वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है, MEN 5CV वैक्सीन नाइजीरिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया दुनिया का पहला वैक्सीन जो क्या हर एक वैक्सीन के जो स्ट्रेन्स है उससे लड़ सकता है, राइट। और कहा जा रहा है दैट इससे डिजीज़ बर्डन जो होगा अफ्रीका का मेनिंजाइटिस बेल्ट में वो बहुत हद तक घट जाएगा। MEN 5CV वैक्सीन, इसको अप्रूव किया गया है बाई WHO। जी हाँ, WHO ने इसको अप्रूव किया है और ये सेफगार्ड करती है अगेंस्ट 5 स्ट्रेन्स ऑफ दिस बैक्टीरिया। नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर देख लीजिएगा, उनका भी तो एम है ना दैट 2030 तक इरेडिकेट किया जा सके मेनिंजाइटिस को, राइट। और मेनिंजाइटिस जो है ये बहुत पैथोजेंस इसको कॉज करती है, बैक्टीरिया भी इसको कॉज करते हैं, फंगाई भी, वायरस भी, बट बैक्टीरिया के थ्रू जो मेनिंजाइटिस होता है ना वो दुनिया में ग्लोबल थ्रेट है और यह एक सीवियर इन्फेक्शन है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स को इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली, राइट, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।